नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है कड़वाहट। सास, बहू और ननंद इनके बीच की कड़वाहट की खाई को पाटने का कोई रास्ता है तो देखते हैं। चलिए कहानी में। माँ, तुमने चाय पी ली कि नहीं? 7 बज चुके हैं, अभी तक तुमने चाय भी नहीं पी। कैसी बहू है माँ तुम्हारी? 7 बज चुके हैं, अभी तक पड़ी हुई बिस्तर में। अरे माँ, इतवार हुआ तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि पड़े रहो बिस्तर में। घर में बड़े बूढ़े लोग रहते हैं, उन्हें सुबह चाय लगती है, इस बात को तो सोचना चाहिए। और माँ, थोड़ा नाश्ता भी कर लिया करो चाय के साथ। तुम दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो। और भैया से कहना थोड़े तुम्हारी तबीयत का ध्यान रखे। अरे हाँ हाँ सुमन, तू मेरा इतना ध्यान रखती है, इतना और कौन ध्यान रखेगा बेटा। और बहू तो बिल्कुल भी नहीं। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। तेरी भाभी तो दिखावे के काम करती रहती है, बस कोई देखे तब काम करने लगती है, वरना आराम करती रहती है। और तेरा भैया, उसे तो अपनी पत्नी की बीमारी की चिंता लगी रहती है हमेशा। माँ, मैं बोलूँ क्या भाभी और भैया से एक बार? तुम कहो तो मैं। अच्छा अच्छा, देखती हूँ, बताती हूँ तुझे। अभी मैं जाके बहू को उठाती हूँ, वरना चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। थोड़ी देर में सुनीता जी अपनी बहू माधवी के कमरे के बाहर खड़ी होकर आवाज देने लगी। बहू, अरे सूरज सिर पे चढ़ आया है, अभी तक तो सोई हुई है। अरे प्रदीप को ऑफिस भी तो जाना होगा ना। अरे हाँ, आज तो इतवार है। अरे लेकिन इतवार है इसका क्या मतलब, घर में किसी को भूख नहीं लगती क्या? वहाँ सुमन को देख, कितनी जल्दी उठ जाती है। जल्दी उठती इसलिए उसके सारे काम समय से निपट जाते हैं, और एक तू है। उनकी बात पूरी नहीं हुई थी, इतने में ही उनकी बहू माधवी बच्चों के रूम में से बाहर आई। मम्मी जी, मैं कब से उठी हुई हूँ। सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आप और आपकी बेटी सुमन हम लोगों का नाम लेती रहती है सुबह उठ उठ के। सुमन दीदी को इतना समय कैसे मिल जाता है सुबह सुबह? और आप कह रही ना कि सुमन दीदी का काम कैसे समय से निपट जाता है? वो जल्दी उठती है, ये कारण उसका नहीं है माँ जी। उसके घर में 2-2 नौकर हैं, फिर अधिकतर काम तो तुम्हारे दामाद जी निपटा देते हैं। तब ये बैठी रहती है और आपके साथ में मेरी चुगलियाँ करती रहती हैं। सुनीता जी को नहीं मालूम था कि माधवी उठ चुकी है। वे आवाज धीमी करते हुए बोली, अरे तू उठ गई है बहू, मुझे लगा कि तू अभी सोई पड़ी है। माधवी हंसते हुए बोली, जब आप सुमन दीदी के पास मेरे गुणगान कर रही थी ना, तब मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सुनीता जी धीमी आवाज में ही बोली, अरे अब जब बेटी है तो उसे तो अपनी माँ की फिक्र रहेगी ही ना। माधवी व्यंग से बोली, हाँ हाँ, कुछ बेटियां तो दूर रह के अपनी माँ की चिंता करती रहती हैं। ज्यादा फिक्र हो तो ले जाना चाहिए अपनी माँ को अपने घर में, कुछ समय उनको रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सुनीता जी झटकारते हुए बोली, बहू, इस तरह से दूसरों की बातें चोरी छुपे सुनना अच्छा नहीं होता। क्या हो गया अगर मुझे सुमन ने कोई सलाह दे दी? तू भी तो अपनी माँ की फिक्र करती है, उसको कुछ न कुछ सलाह देती रहती होगी। माधवी हंसते हुए बोली, मम्मी जी, मैं आपकी बातें छुप कर नहीं सुन रही थी। अब दोनों इतने जोर से बोल रही थी कि मैं क्या, पड़ोस के लोगों ने भी आपकी बात सुन ली होगी, और आपके बेटे ने तो सुनी सुनी है। पर आपका बेटा तो आपको कुछ कहने से रहा, कुछ बोलेगा भी नहीं। सुनीता जी की चोरी पकड़ाई गई थी, इसलिए वे चुपचाप बैठ गई। माधवी आगे बोली, मम्मी जी एक बात और सुन लीजिए। मैं मेरी माँ की परवाह करती हूँ, फिक्र करती हूँ, लेकिन ये बात सुन लीजिए कि मैं मेरी माँ को मेरी भाभी के विरुद्ध इस तरह से भड़काने का काम नहीं करती हूँ, और ऐसे गलत सलत सलाह मशवरे बिल्कुल नहीं देती हूँ मेरी माँ को, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी भाभी बहुत भली है और मेरी माँ की बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करती है। इसके लिए तो मैं मेरी भाभी की बहुत एहसानमंद हूँ। इसी के लिए मैं तो बीच बीच में मेरी माँ को यहाँ लेकर आती हूँ। आप हो तब भी और ना हो तब भी, और मेरी माँ की भी सेवा करती हूँ मैं, जैसे आपकी सेवा करती हूँ। लेकिन माँ यहाँ आने पर भी मैं मेरी भाभी के अगेंस्ट तो मेरी माँ को कभी भी भड़काती नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी और मेरी माँ के बीच में कोई कड़वाहट आए। चलो छोड़ो, अब मैं चाय बना रही हूँ। ये कहते हुए माधवी किचन में निकल गई। तब तक प्रदीप भी उठ चुका था और अपने कमरे से बाहर आया। सुनीता जी उससे बोली, बेटा एक बात बता,
इस घर में मेरा कोई वजूद है कि नहीं? मेरी क्या हैसियत है इस घर में? तूने सुना होगा सुबह सुबह तेरी बहू ने मुझे कितनी बातें सुनाई है। मैं तेरी बहन तक को ये छोड़ती नहीं, कितना बोलती है। प्रदीप माँ को समझाने के अंदाज में बोला, अरे माँ, एक इतवार का दिन मिलता है जिस दिन हम सब एक साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, पुरानी अच्छी बातों को याद करके हंस बोल सकते हैं। इस तरह से कड़वाहट भरी बातें बोलना जरूरी है क्या? सुनीता जी कुछ बोलने वाली थी, इसके पहले ही प्रदीप आगे बोला, और माँ, तुम और रूपा क्या बातें कर रही थी मैंने सुना है, लेकिन माधवी ना तो तुमसे कुछ गलत बात कहती है और ना ही सुमन दीदी के लिए कुछ कहती है। एक सलाह दे रहा हूँ माँ, ध्यान से सुन लो। अब तुम अपनी बेटी का मोह छोड़ो और अपनी बहू और अपने नाती पोतों की बन के रहो, तब तुम्हारे जैसे सुखी इंसान कोई न रहेगा। सच कहता हूँ। सुमन दीदी को तुम्हारी इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं ले जाती वो तुम्हें अपने घर में, ले जाकर तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी पसंद के खाना बना बना कर तुम्हें खिलाए। हम कब मना कर रहे हैं? बेटे की बात सुनकर सुनीता जी उससे भी नाराज हो गई और जाके अपने रूम में बैठ गई। माधवी ने सास को नाराज होकर जाते हुए देखा तो बाहर आई। सुनिए जी, आप क्यों उनको नाराज कर बैठे? आपको तो मालूम है कि आपकी कही हुई बात का बदला वो मुझसे निकालेंगे। मुझे इस घर में शांति और सुख चाहिए। मैं संतोष के साथ इस घर में रहना चाहती हूँ। आप उनसे पूछिए कि इस घर में उनको किस चीज़ की कमी है। मैं उनकी हर बात का ध्यान रखती हूँ, हर चीज़ समय पे देती हूँ, फिर भी वो कुछ न कुछ कमी मेरे कामों में निकालती रहती है। और इस काम में वे अकेली भी नहीं है, सुमन दीदी भी उनको भड़काती रहती है। उन्हें यह समझना चाहिए कि इस तरह से माँ को गलत सलाह न दे। इस तरह से अपनी माँ को गलत सलाह मशवरा देकर वे अपनी माँ को बुरी बना रही हैं। प्रदीप ने उस दिन माँ से बात की। सुनीता जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। बेटा तो बेटा ही होता है, बहू बहू ही होती है। वो चाहे कितनी भी सेवा कर ले, फिर भी वो पराई मानी जाती है। ये बात माधवी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसे घर में शांति और सुख चाहिए था, इसलिए वो छोटी मोटी बात को टाल दिया करती थी। कुछ दिन बाद की बात है, पता नहीं माँ बेटी में क्या बातें हुई होंगी। माधवी बाजार जा रही थी, तब सुनीता जी ने उससे बोला, बहू तुम बाजार जा रही हो तो मेरे लिए कुछ विटामिन वाली गोलियां लेती आना। माधवी चौंकते हुए बोली, मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब है क्या? सुनीता जी बोली, नहीं, लेकिन सुमन कह रही थी कि बुढ़ापे में कुछ विटामिन की गोलियां लेते रहना चाहिए। तू मेरे लिए गोलियां लेकर आना बस। माधवी ने समझाते हुए बोली, मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे आपको। डॉक्टर की सलाह होगी, डॉक्टर जैसा कहेंगे वैसी दवाई या वैसी विटामिन की गोलियां लेकर आएंगे आपके लिए। ऐसे अपने मन से थोड़ी ना ले सकते हैं। सुनीता जी नाराज हो गई, बोली, तुम लाने वाली हो तो बोलो, नहीं तो मैं खुद ही चली जाऊंगी बाजार में और ले आऊंगी, इतना मैं कर सकती हूँ अभी। माधवी ने दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी, ना तो मैं खुद आपके लिए विटामिन की गोलियां लाने वाली हूँ और ना ही आप खुद जाएं और लाएं। शाम को ये आएंगे तब मैं इनसे बात करूंगी। आपकी सारी टेस्ट करवा लेंगे डॉक्टर के पास जाके। डॉक्टर जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। डॉक्टर जो दवाई बोलेंगे, जो विटामिन की गोलियां बोलेंगे, आपके लिए सब कुछ लाएंगे। अपनी मनमानी से कोई दवा लेकर हमारी तबीयत पर गलत असर पड़ सकता है मम्मी जी। सुनीता जी बहू की बात सुनकर नाराज होकर अपने कमरे में जाके बैठ गई। फिर उन्होंने फोन करके अपनी बेटी सुमन को अपनी बहू की शिकायत करी। शाम को प्रदीप घर पे आने पर माधवी ने उसे सारी बात बताई। प्रदीप ने भी अपनी माँ को समझाया, लेकिन सुनीता जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें तो लग रहा था कि उनकी बेटी ने जो कहा वही बात सही है। अगले दिन प्रदीप अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के बताए अनुसार सारी टेस्ट हुई, देखा तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर बोले, अरे आपकी तबीयत तो ऑल राइट है, किसी भी तरह की कोई दवाई की जरूरत ही नहीं आपको। माधवी ने घर पे आने पर प्रदीप से कहा, आप मम्मी जी से कुछ भी मत कहिए। हम कुछ कहते तो उन्हें लगता है कि हम उन्हें टोकते हैं और उन्हें बुरा लगता है। अब इस बात का एक ही उपाय है, मैं सुमन दीदी से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि इस तरह से उन्हें गलत सलाह क्यों दे रही है। 2-3 दिन सुनीता जी ने खाना ठीक से नहीं खाया। माधवी जानती थी कि इस उम्र में खाना पीना सही न किया, समय पर न किया तो तबीयत बिगड़ सकती है। माधवी ने अब सुमन को फोन लगाया। सुमन फोन हाथ में उठाते ही शुरू हो गई, मैं तो मेरी माँ की भलाई का सोच रही थी,
लेकिन तुम लोगों को तो माँ की फिक्र ही नहीं है। माधवी बोली, दीदी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको मालूम है कि डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी तरह के विटामिन की गोलियां तक लेना सही नहीं होता है। आपको इतनी चिंता है उनकी, तो कभी ले जाओ ना उन्हें अपने साथ में, या फिर यहाँ आके रहो, उनकी सेवा करो। दूर रहकर तो हर कोई सलाह मशवरे दे सकता है, फिक्र दिखा सकता है। सुमन तुनकते हुए बोली, भाभी मुझे मालूम है मम्मी मेरी ज्यादा फिक्र करती तुम दोनों से, इसलिए तुम दोनों को मुझसे चिढ़ है। अरे सुमन दीदी, आप ये क्या कह रही हो? बहू तो बेटी की जगह नहीं ले सकती, ये सही है, लेकिन वो अपनी जगह तो घर में बनाती है ना। और मैं इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मैं मम्मी जी के मन में अपनी जगह बनाऊं। आपके ऐसे व्यवहार से तो मैं भी कह सकती हूँ कि मम्मी जी की सेवा तो मैं करती हूँ, लेकिन वो हमेशा आपके बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी, बोली नहीं और बोलूँगी भी नहीं। मैं तो खुश हूँ कि आपका अपने भाई और मम्मी जी के साथ में इतना अच्छा रिलेशन है। मुझे तो इस बात की खुशी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी तो देख रहे हैं कि बुआ के साथ में पापा और उनकी दादी का रिश्ता कितना अच्छा है। सुमन दीदी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मानोगी? बोलो। बहुत सादी सी बात है। आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए या कहिए कि जिससे मेरे और मम्मी जी के रिश्ते में कड़वाहट आए। मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगी कि आपकी माँ का दिल हमेशा कड़वाहट से भरा रहे। और एक बात और, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आपकी माँ की देखभाल सही करती हूँ या उनकी फिक्र नहीं रखती हूँ, तो फिर आप उन्हें अपने साथ ले जाइए और उनकी सही देखभाल कीजिए। इतना कह के माधवी ने फोन रख ही दिया। रात में सुमन ने फोन करके अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन सुबह सुनीता जी ने सारा घर सिर पे उठा लिया और माधवी को खूब खरा खोटा सुनाया। माधवी बोली, मम्मी जी मैं क्या गलत बोली हूँ? मैं तो आपके लिए अच्छा विचार रखती हूँ। अगर रोज रोज कोई हम दोनों के रिश्ते के बीच में कड़वाहट घोलने का प्रयास करेगा तो कड़वाहट भर जाएगी घर में। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आपकी बेटी यहाँ आती है तो जाते समय यहाँ से मीठी यादें लेकर जाए? अगर मेरा इतना कहने के बाद भी सुमन दीदी को समझ में नहीं आई बात, तो मुझे आपके दामाद से बात करनी होगी। मुझे मेरे घर में सुख और शांति चाहिए। इतना कह के माधवी अपने कमरे में चली गई। आज प्रदीप भी नाराज हो गया। उसने कहा, माँ जब देखो तब घर में कड़वाहट कड़वाहट भरी बातें ही चलती रहती है। अगर तुम्हारी कड़वाहट भरी बातें सुन सुनकर माधवी नाराज होकर अपने मायके निकल गई, तो इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गिरेगी। फिर बुलाना तुम दीदी को, फिर देखेंगे कि दीदी कैसे तुम्हारी और इस घर की जिम्मेदारी उठाती है। सुनीता जी तमकते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएगी मेरी बेटी। आज प्रदीप भी गुस्से में था। बोला, तो ठीक है, आज एक सच झूठ का फैसला कर ही देते ना। उसने तुरंत ही सुमन को फोन लगाया और फोन स्पीकर पर रख दिया। सुमन दीदी, माधवी पीहू और छोटू को लेके गर्मी की छुट्टियों भर अपने पीहर जा रही है, इसलिए 1 महीने के लिए तुम इधर आ जाओ, जिससे कि घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठा सको। माँ से तो कुछ होता नहीं है, मेरा भी ऑफिस है, तुम आ जाओगी तो घर संभला रहेगा। भाई की बात सुनकर सुमन तुरंत ही बोली, भैया मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरा भी तो घर है, मेरे घर की भी तो जिम्मेदारी मुझ पर है। फिर यहाँ मेरे घर में तो नौकर है, मुझे काम की आदत कहाँ रही है। वहां आकर घर का सारा काम काज मुझसे थोड़ी ना होगा। और एक बात और भैया, मम्मी के नाटक भाभी सहन कर सकती है, मैं थोड़ी ना सहन कर सकती हूँ। बेटी सुमन की ये बात सुनकर सुनीता जी एकदम चकित रह गई, धम से जमीन पे आ गिरी। प्रदीप ने कहा, दीदी माँ के लिए तुम इतनी फिक्रमंद थी, फिर भी ये बात बोल रही हो। सुनीता जी ने बेटे के हाथ से फोन अपने हाथ में लेते हुए कहा, सच कह रही है बेटी सुमन, दूर रह के ही तू मेरी परवाह और फिक्र करती है। अरे शादी से पहले भी घर में यहाँ कोई काम नहीं किया, तो अब क्या करेगी? मैं ही बेवकूफ थी जो बेटी के प्यार में अंधी होके मेरी इतनी भली प्यारी बहू के साथ में अपना रिश्ता खराब कर बैठी। अरे कम से कम अपने भाई और माँ को खुश करने के लिए झूठे मुंह ही बोल देती कि आ जाऊंगी।
चलो छोड़ो, जो सच था वो सामने तो आ गया कम से कम। अगले दिन रोज के अनुसार ही सुमन का फोन आया, लेकिन उस दिन सुनीता जी ने उसका फोन उठाया नहीं। तब माधवी उनके पास आकर बोली, मम्मी जी, नाते रिश्ते संभालना बहुत कठिन है, बहुत नाजुक काम रहता है। इतनी जल्दी किसी भी रिश्ते को तोड़ने की जल्दबाजी ना करिए, आखिर वो आपकी बेटी है। उन्हें उनकी गलती समझ में आ गई होगी, बस इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि आप यहाँ रहो या कहीं और रहो, लेकिन आप खुश रहिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इतना कह के माधवी वहाँ से निकल गई। सुनीता जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अगली बार जब सुमन का फ़ोन आया, तब उन्होंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया। बोली, बेटी, मैं बेवकूफ़ थी, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन अब मैं गलत रास्ते से नहीं चलूँगी। और सुनो, तुम अब रोज़ रोज़ फ़ोन न किया करो मुझे, और यहाँ आने का भी तीज त्योहार पर ही आया करो, जब तक उठ के नहीं आना। मुझे अपने बेटे, बहू और पोते के साथ खुशी से रहने दो। मेरी आखिरी सांस तक मैं समझ गई हूँ कि मेरा बेटा और बहू ही मेरे साथ में है। वो दिन के आज का दिन। माधवी को फिर सुनीता जी से इस मामले में कभी कुछ भी नहीं बात करनी पड़ी। अब सुनीता जी अपना सारा समय अपनी बहू और अपने पोते के साथ बिताती हैं। बेटी के साथ रिश्ता तो रखा है, लेकिन प्राथमिकता हमेशा अपने घर को ही देती हैं। तो मित्रों, ये कहानी थी कड़वाहट। सलाह मशवरा हमेशा जांच परख के ही लोगों से लेना चाहिए, ऐसे लोगों से जो रिश्ते बनाना जानते हो, तोड़ना नहीं। फिर वो व्यक्ति चाहे आपकी बेटी हो, या फिर आपकी बहू, या आपकी बहन, या आपकी ननद। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या सुनीता जी अपनी बेटी का कहा मानकर सही कर रही थी या गलत? माधवी एक भली बहू थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।